अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस करेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स के अंदर है या जेनेटिक्स की डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो हमें जेनेटिक्स की डेफिनेशन का आइडिया भी हो जाएगा और ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था। तो जेनेटिक्स के मीनिंग्स हैं ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये जेनेटिक्स के मीनिंग्स टू ग्रो, ये ग्रीक वर्ड है और इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन डिस्कस हो। अब हेरिडिटी और वेरिएशन की अलग अलग डेफिनेशंस भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। तो इस टर्म्स को जेनेटिक्स को फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने यूज किया था उसका नेम था बेटसन। 1906 में इसको यूज किया था। अब हेरिडिटी के क्या मीनिंग्स हैं? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर और फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, कि ऐसा कैरेक्टर्स, ऐसा ट्रेड जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जाए, या यूं समझ लें कि जो चीज पेरेंट्स में है वो ऑफस्प्रिंग में हो, कि उस तरह उसकी ट्रांसमिशन हो कि पेरेंट्स में जो कैरेक्टर, जो विजिबल या जो मॉर्फोलॉजिकली या जो फीचर्स या जो ट्रेट्स नजर आ रहे हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी होने चाहिए। तो इट मींस ये सिमिलैरिटी के पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग चीजें सिमिलर होने चाहिए, तो इस चीज को हेरिडिटी कहते हैं। अब वेरिएशन हेरिडिटी का ऑपोजिट है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कैसे कि ये डिफरेंस बताता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, के पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का डिफरेंस क्या है आपस में, कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में तो है बट ऑफस्प्रिंग में नहीं है, या ऑफस्प्रिंग में है लेकिन पेरेंट्स में नहीं था, तो ये कहाँ से आया, किस तरह से है। तो इस तरह की स्टडी वेरिएशन में आती है कि द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग है सेम पेरेंट्स का भी हो सकता है या इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज के सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान भी हो सकता है। अब जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस हम पढ़ रहे हैं ये जेनेटिक्स के अंडर आते हैं। जेनेटिक्स को बेटसन ने 1906 में डिस्कवर किया था। तो जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने सबसे परफॉर्म किया, ये इस टर्म्स को या इस तरह के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को सब से पहले किसने काम किया, तो उसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रीगर जॉनसन मेंडल्स, ये जिसको जी.जे. मेंडल्स भी बोलते हैं, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क था और ये जुलाई 1822 में ये बॉर्न पैदा हुआ था। कंडक्टेड सेवरल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन बी, तो जिसका साइंटिफिक नेम पिसन सिटिवम है। कल्टीवेटेड एंड टेस्टेड अप्रोक्सीमेटली 28,000 बी प्लांट्स, तो इसने 28,000 बी प्लांट्स को कल्टीवेट किया फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। और ये जितने प्लांट्स इसने कल्टीवेट किए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 7 ईयर्स 7 साल ये एक्सपेरिमेंट करता रहा। कब? ये 1800 टू ये 1560 और 1863 तक। एंड gave his laws governing inheritance of traits। इसी ही लेक्चर में अब हम आगे डिस्कस करेंगे भी सही कि ये लॉज उसने कैसे डेवलप किए थे और एक्सपेरिमेंट किस तरह उसने परफॉर्म किया। ये एक ब्रीफ सी समरी थी कि उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, उसने कौन से प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और कितने प्लांट्स को उसने कल्टीवेट किया और उनको टेस्ट किया। तो उसने मेंडेलियन जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, जो आजकल बेसिक जेनेटिक्स जिसको कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसको इस वजह से बोलते हैं कि उसने लॉज दिए थे जेनेटिक्स के। मेंडेलियन जेनेटिक्स और मेंडेलियन इनहेरिटेंस और मेंडेलिज्म भी बोलते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलिज्म या मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये है क्या बेसिकली, इज ए थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स इनहेरिटेंस विच वाज डेवलप्ड बाय ग्रीगर मेंडल्स, के ये जेनेटिक इनहेरिटेंस की थ्योरी थी जो ग्रीगर मेंडल्स ने डेवलप की थी। तो इस तरह ये लेक्चर नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले अगर हम इस लेक्चर के जो प्रीवियस डिस्कस हुआ है या जो अब आगे होगा इसके क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें तो हमें इजी होगा लेक्चर अंडरस्टैंड करने में और समझने में। तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छी तरह ये क्वेश्चन देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर इंटरव्यूज में हर तरह के क्वेश्चन में जेनेटिक्स के रिलेटेड ये पूछे जाते हैं। तो ये जो अभी चीजें डिस्कस हुई हैं और जो चीजें नेक्स्ट आगे इसी लेक्चर में डिस्कस होंगी उनके रिलेटेड ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कि व्हाट इज जेनेटिक्स, हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। व्हाट इज हेरिडिटी, इसकी भी। व्हाट आर वेरिएशंस, हु क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स, के बेटसन ने ही इस टर्म को क्वाइंट किया था, फर्स्ट टाइम इसने यूज किया था। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल ही है क्योंकि इसने
फर्स्ट काम शुरू किया था एक्सपेरिमेंटली। विच मटेरियल्स मेंडल सेलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट को ही उसने किया था। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम फॉर गार्डन, पी इसी लेक्चर में पेसम स्टीवम ये यूज हुआ है हमने। फॉर हाउ मेनी ईयर मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट, टोटली 7 ईयर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने से स्टूडेंट्स को इजी रहता है लेक्चर याद करना कि किस तरह से नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसी लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। मेंडल्स वर्क नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कि मेंडल का वर्क जो है उसकी जान पहचान नहीं कराई गई, उसके काम को नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया या ऑथेंटिक नहीं समझा गया? क्यों कि मेंडल वर्क नॉट वाइडली पब्लिश्ड, कि वो एक वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। क्रूड माइक्रोस्कोप वर देयर, मेंडल्स अप्रोचेस फॉर यूजिंग mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many biologists for his time, कि उस टाइम जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो इस चीज को नया समझते थे या इस चीज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि एक मैथमेटिशियंस के रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि मेंडल इटसेल्फ बायोलॉजिस्ट नहीं था, वो ऑस्ट्रियन मॉन्क था और उसने मैथमेटिकल रूल अप्लाई किए थे। जिस तरह पुनेट स्क्वायर्स या क्रॉसेस बनाए या डिफरेंट रेशियोज, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियोज डेवलप की, वो डेवलप करके उनकी रेशियोज की बेस के ऊपर बताया कि यहाँ कुछ न कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, ये कोई फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है एक ट्रेड्स का, जो इनको गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो उसने बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई किए। तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट ने इसके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया या उनको ये न्यू लगा कि एक्सपेरिमेंट कैसा है कि है बायोलॉजिकल फिनोमेना, है प्लांट के ऊपर, जिंदा चीजों के ऊपर, लेकिन इसमें मैथमेटिकल रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो हम तो इसको नहीं मानते। तो इस वजह से उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, यही मेन रीजन है। Mendel approaches for using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many biologists for his time, जो उस टाइम के biologist थे। Although Mendel's work suggested that factors were discrete unit, तो उसने बताया भी था कि एक biological phenomena के अंदर के discrete units या ऐसा कोई फैक्टर्स है जो इनको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है या इस तरह इनके अंदर वो कर रहा है। He could not present any physical evidences, तो वो जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू एक फिनोमेना दिखा देना, उसकी तस्वीरें बना के दिखा देना या उसकी तस्वीरें लेके दिखा देना या उसको एक्सपेरिमेंटली इस तरह से परफॉर्म करना लैब में या फील्ड में या कहीं भी कि उसका कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन हो, फिजिकल एविडेंसेस हो, तो इस वजह से उसका वर्क जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दो रीजंस थी, एक तो वो बायोलॉजिस्ट नहीं था, उसने मैथमेटिकल यूज किए, तो मैथमेटिकल जो थे बायोलॉजिस्ट ने उसके रूप को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, उसने फिजिकल एविडेंस नहीं दिया, मैथमेटिकल रेशियोज दी थी। He could not present any physical evidences for the existence of factors or what they were made of, तो वो किस चीज से बने हैं, फैक्टर्स क्या वो परफॉर्म करते हैं, इस वजह से उसके वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया। Also, biologists of his time did not accept the factors now called genes। ये बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो मेंडल्स के कुछ लॉ हैं जो उसने स्टेटेड किए थे, बयान किए थे, उसके अंदर जीन का वर्ड नहीं है। जिसको आजकल हम जीन कहते हैं उसको मेंडल ने उस टाइम फैक्टर्स बोला था। मेंडल को जीन का पता नहीं था क्योंकि बायोलॉजिस्ट नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट उसने बायोलॉजी पे किया और उसने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग की पी प्लांट्स की, तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसको जीन्स का पता नहीं था, उसने वर्ड बोला था फैक्टर। Also, biologists of his time did not accept the factors now called gene as discrete units. In 1865, Mendel delivered 2 lectures on his findings to the Natural Science Society in Brno, Czech Republic. They published the result of his studies in their journals। तो उन्होंने ना उसके जर्नल्स को या जो वो आजकल चेक रिपब्लिक है उसका जो जर्नल था उस टाइम का, नेचुरल साइंस सोसाइटी 1865 में, उसके अंदर उसके वर्क को पब्लिश किया। तो उस जो पब्लिश किया था वर्क, जो उसका टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। तो उसके वर्क का जो टाइटल है, ये बात याद रखना स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड्स, जो रेड कलर में आपको यहाँ शो भी हो रहा है स्क्रीन पर। मेंडल डिड लिटिल टू प्रमोट हिज वर्क, कि उसने अपना वर्क किसी जर्नल में पब्लिश करवाने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की थी, बट ए फ्यू रेफरेंसेस फ्रॉम दैट टाइम पीरियड इंडिकेट दैट मच ऑफ इट हैड बीन मिसअंडरस्टूड, कि
कि बहुत सारे लोगों ने उसको गलत समझा। फर्दरमोर मेंडल फाइंडिंग्स वर नॉट व्यूड एज बीइंग एप्लीकेबल इवन बाय मेंडल हिमसेल्फ, कि मेंडल खुद भी उस टाइम इसको प्रूफ नहीं कर सका, उनको नहीं मना सका जो जिन्होंने इसकी रिसर्च को गलत समझा था। Who guessed that they only apply to certain species or certain types of traits, कि उसने अंदाजा लगाया है कि ये कुछ प्लांट्स के ऊपर, ये कुछ स्पीशीज के ऊपर, ये कुछ ट्रेड्स के ऊपर, जिस तरह टाल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड या एक पी प्लांट्स है, इसके ऊपर इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, बाकियों के ऊपर नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है, ये हमने जो लेक्चर अभी पढ़ा है, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी उसके रिलेटेड, वो क्या है कि क्वेश्चन से इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हु फर्स्ट पब्लिश्ड मेंडल्स वर्क, कि किसने उसका वर्क सबसे पहले पब्लिश किया। नेम द टाइटल अंडर व्हिच मेंडल रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड, के कौन सा टाइटल था जो उसने वर्क पब्लिश किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर लिया है प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर। व्हेन एंड वेयर मेंडल डिलीवर्ड लेक्चर अबाउट हिज वर्क, कब और किधर, के जो हमने ईयर भी आपको दिखा दे स्लाइड्स के ऊपर, तो ये 1865 और जहां उसने किया था नेचुरल साइंस सोसाइटी इन ब्रनो जर्नल्स में ही उसने पब्लिश किया था, तो ये उसका आंसर है। व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन जीन्स, जिसको आजकल हम जीन्स कहते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे या जो उस ट्रेड को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट। नेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क, तो पहले तो अनरिकॉग्नाइज्ड था, फिर रिकॉग्नाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई उसकी। मेंडल्स वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, कि जब 20वीं सेंचुरी की इब्तिदा हुई तब तक उसके वर्क को किसी ने नहीं पहचाना। मेंडल डाइड इन 1884 में डाइड, डेथ हो गई मेंडल की 16 ईयर आफ्टर मेंडल्स डेथ इन 1900 विद इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ, कि जिसमें मेंडल्स का तो कोई रोल नहीं है उसकी स्टडी को रीडिस्कवर करने में, बट उसके मरने के 16 साल बाद 1900 में 20वीं सेंचुरी में इस वर्क की दोबारा रीडिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट जो थे, 3 साइंटिस्ट थे, होगो डिब्रीज, कार्ल कॉलिंस एंड एरिक वॉन, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल्स के वर्क को। दे इंडिपेंडेंटली डुप्लीकेट हिज एक्सपेरिमेंट एंड मेंडल्स वर्क गॉट रिकॉग्निशन, तो इन्होंने ही जैसे ही मेंडल्स ने वर्क किया था सेम एक्सपेरिमेंट उसी तरह उन्हीं प्लांट्स के ऊपर, उसी तरह के क्लाइमेट में, उसी तरह का सेम मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर इस तरह मेंडल के वर्क रिकॉग्नाइज हो गया और शहरत पा गया। By this time, due to advancement in microscopy science, were able to study cell division, तो उस टाइम जो थे उन्होंने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया जो साइंटिस्ट थे, तो क्योंकि माइक्रोस्कोप की इजाद हो गई थी और माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट भी आ गई थी। This led to the discovery of nuclear structures that appear to double and divide just before cell division. They were called chromosome, तो उस टाइम इस तरह के जेनेटिक मटेरियल की या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स की क्लियर कट पिक्चर नजर आई और माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट हो गई, उनको सेल डिवीजन और क्रोमोसोम जिसके ऊपर जीन्स या डीएनए होते हैं उनको नजर आ गया सारा कुछ। इन 1902 वाल्टर सुटन एंड थियोडोर बोरिस noted that the behavior of chromosomes was parallel to that of gene and used the chromosomes movement to explain Mendel's law। जिस तरह मेंडल्स के लॉज में एक्सप्लेनेशन है उस तरह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में भी सुटन एंड बोरी, तो इनको सुटन एंड बोरी थ्योरी भी कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ मेंडेलियंस लॉ भी कहते हैं। सुटन एंड बोरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू दी सेग्रीगेशन, तो ये सेग्रीगेशन की तरफ स्टार्ट हो जाता है। Sutton united the concept of segregation Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. As a result of fundamental unifying theory of genetic proposed by Thomson Hunt Morgan, confirmed forward in 1915, unearthing the cause for variation produced as a result of sexual reproduction। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपस में जब मिलते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इन्हीं के अंदर चेंजेस आ जाती है, तो उसने बताया था काजेस ऑफ वेरिएशन, क्या वेरिएशन क्यों होती है। दोस प्रिंसिपल्स बिकेम द कोर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, यही क्लासिकल
जेनेटिक्स की बुनियाद बने। रीजन फॉर सक्सेस के जो मेंडल का वर्क था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ था पहले, अब एक्सेप्ट होने लग गया और उसी की बेस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ गई। बाद में 1950 ने एक और साइंटिस्ट ने ये काम करना शुरू किया। तो उसकी रीजन क्या थी, सक्सेस क्यों मिली? मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वर methodically applied to problems in biology for the first time in Mendel investigation, कि उसने जो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर स्टैट को और मैथ को अप्लाई किया उनके जस्टिफिकेशन के लिए। His experiment had a large sampling size so that data collected by him was reliable and had a greater credibility, के सैंपल साइज बहुत ज्यादा था, जो उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ था वो डाटा रिलायबल था और उसके अंदर ग्रेटर क्रेडिबिलिटी थी। Confirmation of his supposition from experiment was successive generation of his test plants, तो उसने बहुत सारी जनरेशन में 1 2 3 4 5 जनरेशन तक ले गया था और उनकी सक्सेसिव जनरेशन लगाकर उनके प्लांट्स को टेस्ट भी किया। Proved that his results pointed to relatively common rules of inheritance than unconfirmed ideas. None of the characters डिमॉन्स्ट्रेट लिंकेज, तो उनके जो कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे उसके अंदर लिंकेज नहीं थी। जो इस लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है वो है हाउ मेंडल्स वर्क गॉड रिकॉग्निशन, कि किस तरह फिर वो वर्क जो किया था मेंडल्स ने वो जान पहचान हो गई, उसकी शोहरत होगी, लोग उसको जानने लग गए। क्वेश्चन नंबर 2 में है नेम द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी इयर्स आफ्टर मेंडल्स डेथ डिड हिज वर्क गॉट रिकॉग्निशन, What were the reason for recognition of Mendel's work? तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर अभी ही इसी लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इसी ही लेक्चर के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।